मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, डॉक्टर गौरीशंकर बैसेन जी, मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, सांसद श्री देशमुख जी, मंच पर बैठे हुए मध्य प्रदेश विधानसभा के विधायकगण, नेतागण, मुख्य सचिव जी, बिजली बोर्ड के अधिकारीगण, बहनों और भाइयों, मैं सर्वप्रथम माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि जो कार्य अपने आप में असंभव दिखता था, जो केवल दूर से दिया गया वायदा दिखता था, आपने उसको संभव करके दिखा दिया। मुझे हर्ष तो कई कारणों से है, लेकिन व्यक्तिगत हर्ष और खुशी का एक और कारण भी है जो शायद शिवराज जी की याद में हो। सन 1993 से 2003 तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस का शासन था। देश भर में प्रचार ऐसा होता था जैसे विकास और प्रगति का कोई चिन्ह हो तो वो मध्य प्रदेश है। 2003 में चुनाव से 8-10 महीने पहले मेरी पार्टी की तरफ से मुझे काम सौंपा गया कि प्रभारी के रूप में जाकर मध्य प्रदेश पार्टी की सहायता कीजिए। मेरा कुछ स्वभाव अध्ययन करना और आंकड़े पढ़ना और उनका विश्लेषण करना भी था। जब मैं योजना आयोग के आंकड़े पढ़ता था तो मुझे लगता था कि 1993 से 2003 10 वर्ष एक दशक होता है। राजनीतिक प्रशासन में तो एक युग होता है। एक ऐसा अवसर था जो राज्य के लिए एकदम व्यर्थ हो चुका था। जब कभी मध्य प्रदेश का इतिहास लिखा जाएगा तो सन 93 से लेकर 2003 को एक वेस्टेड अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा अवसर जो व्यर्थ था, उसका रूप दिया जाएगा। आज से 9 साल पहले जब बिजली की स्थिति पूछते थे तो कहीं 2 घंटे, कहीं 4 घंटे। पानी की तकलीफ थी। चुनाव के अभियान में हम जाते थे तो हर कोई सलाह देता था कि सड़क के ऊपर मत जाना। और एकाएक मैं मानता हूं कि वो जो मोड़ आया भारतीय जनता पार्टी की विजय के साथ, मध्य प्रदेश के विकास का एजेंडा उसमें तय हो गया। बिजली, सड़क, पानी, राजनीतिक नारों के स्थान पर एक विकास का एजेंडा मध्य प्रदेश का बन गया। पर मैं ईमानदारी से स्वीकार करना चाहता हूं कि मैं स्वयं डरता भी था। हम
हम लोगों की उम्मीद इतनी ऊपर ले जा रहे हैं, क्या यह संभव होगा या नहीं होगा? क्या जो शिकायत जनता कर रही है कि मध्य प्रदेश हर मापदंड पे पीछे रह गया, इसको आगे ले जा पाने का कार्य हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? देखते देखते मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछ गया। मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य हो गया जो राज्य मार्ग हैं वो राष्ट्र मार्गों से बेहतर माने जाते हैं। 17,000 करोड़ के बजट वाला मध्य प्रदेश 9 साल में 5 गुना से ज्यादा 6 गुना बढ़ गया, 1 लाख करोड़ से ऊपर चला गया साल का बजट। अटल जी ने तो केवल कल्पना की थी, कहीं बाढ़ आती है, कहीं सूखा पड़ता है, जिन राज्यों में संभव है क्या वहां नदियां जुड़ सकती हैं। गुजरात और मध्य प्रदेश ने तो नदियां जोड़ के दिखला दी, सिंचाई की अभूतपूर्व योजनाएं बना दी, और बिजली तो आवश्यक है। आज देश भर में बिजली की स्थिति यह है कि बिजली के कारखानों के पास कोयला नहीं है। कोयले की खदानों को लेकर जो उसके आवंटन के अंदर घोटाला हुआ है, 1,86,000 करोड़ का घाटा इस देश के राजस्व को हुआ है। बिजली पैदा करने के कारखाने बंद पड़े हैं, अरबों का निवेश उनमें लगा हुआ बर्बाद है, और उस परिस्थिति में से उबर कर मध्य प्रदेश वो राज्य बन रहा है जहां बिजली की कमी के आधार पर चुनाव लड़े और जीते जाते थे, जो आज 24 घंटे बिजली देने की स्थिति में अपने पांव के ऊपर आके खड़ा हो गया। देश भर की और दुनिया की विकास दर नीचे जा रही है। भारत की विकास दर तो 4.5% पे आ गई, और मध्य प्रदेश क्या है? राजनीति और अर्थव्यवस्था के विद्यार्थी जानते हैं कि 60 साल तक इस देश में एक शब्द का निर्माण हुआ और प्रयोग हुआ, कुछ राज्यों को बीमारू राज्य कहा जाता था। ब से बिहार था, ऊ से उत्तर प्रदेश था। जो बीमारू शब्द में, बीमार शब्द में म था, वो मध्य प्रदेश का जिक्र होता था। वो मध्य प्रदेश जिसको बीमार माना जाता था, भारतीय जनता पार्टी और श्री शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल में उसकी प्रगति दर, विकास की दर देश में पहले नंबर के ऊपर आ गई। जिसको बीमार मानते थे उसका स्वास्थ्य सबसे चुस्त हो गया। इसका असर क्या होगा? केवल दुनिया से कोई, जो लोग अध्ययन करते हैं इस देश के भी अर्थशास्त्री, कभी पिछड़े राज्य पिछड़ेपन को छोड़कर, उस बीमारू अवस्था को छोड़कर आगे कैसे बढ़ते हैं, कोई उसमें अध्ययन या शोध करेगा तो पहला राज्य जिस पे शोध करना पड़ेगा वो मध्य प्रदेश होगा। यह कल्पना नहीं थी कि मध्य प्रदेश के अंदर आप इंडस्ट्रियल पार्क लगा दो, औद्योगिक केंद्र लगा दो, उद्योग आ जाएगा। वहां उद्योग के पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, उद्योग चलाने के लिए बिजली नहीं है, पानी नहीं है।
तो चाहने से उद्योग कैसे आएगा? अगर लोगों ने पक्के घरों में जाना है तो खर्चने के लिए जेब में पैसा चाहिए, उस घर के निर्माण के लिए सीमेंट चाहिए, वहां रहने के लिए बिजली चाहिए, घर में देने के लिए पानी चाहिए। किसी प्रकार का विकास का भी मापदंड होगा तो उसकी पहली आवश्यकता थी कि मध्य प्रदेश को बिजली, सड़क या पानी चाहिए। और मध्य प्रदेश में लोग कोई वो नहीं थे कि जिनकी जेब बहुत गहरी है और बहुत पैसा है। तो मध्य प्रदेश शासन ने आर्थिक प्रशासन का एक नमूना पेश किया। पिछले कुछ वर्ष तो इन 3 क्षेत्रों में लगा दिए। ऊपर से टपक कर उद्योग नहीं आएंगे। लोगों को आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है। कई बार शिवराज जी जब भाषण देते हैं तो अलग अलग योजनाओं का वर्णन करते हैं, बड़ा आनंद आता है सुनने में। थोड़ा हंसी और विनोद भी उसमें होता है, लेकिन उस आनंद को छोड़कर एक आर्थिक तर्क जो उसके पीछे है कि आपने योजनाओं के माध्यम से समाज के हर गरीब वर्ग को जो उसके जेब में पैसे डालने का प्रयास किया, जो गृहिणी के बटुए में पैसे डालने का प्रयास किया, उसकी खरीद की क्षमता को बढ़ा दिया और नीचे से टपकती हुई, छलांग लगाती हुई मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, नीचे लोग खरीदारी करने की क्षमता में थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था। यह पहला दौर विकास का पूरा हुआ और 7 साल लगातार 10% विकास दर हो जाए, 10% से ऊपर हो जाए। ये जो कृषि के लिए पुरस्कार मिला मध्य प्रदेश को कि सबसे तेजी से कृषि बढ़ रही है, ये केवल देश का पेट नहीं पालती, वो बढ़ती हुई कृषि किसान की अर्थव्यवस्था को भी सुधार देती है। जब सशक्तिकरण नीचे होगा तो नीचे से उभरती हुई मध्य प्रदेश की व्यवस्था, हर राज्य का अपना मॉडल होता है और पिछड़े राज्य उस बीमारू अवस्था में से निकलकर तेजी से विकास की दौड़ में सबसे आगे कैसे आ जाएं, मध्य प्रदेश का आपने नमूना पेश कर दिया। दूसरा दौर और भी चुनौतीपूर्ण होगा। जब बिजली और सड़क होगी तो तब जब आपके औद्योगिक केंद्र लगेंगे, उसमें उद्योग आएंगे। फिर अपने आप शिक्षा के देश भर के बड़े बड़े विश्वविद्यालय कहेंगे कि मध्य प्रदेश को अपना केंद्र बनाना है। पक्के मकान और घर, आधुनिक मकान खरीदने की जनता की आर्थिक क्षमता बढ़ पाएगी और उस दौड़ में मध्य प्रदेश आगे बढ़ जाएगा। अभी तो आप बहुत व्यस्त हैं शिवराज जी, और चुनाव तक तो और भी व्यस्त होंगे। लगता यह है कि चुनाव के बाद भी आपकी व्यवस्था चलेगी, लेकिन कभी ना कभी पिछड़े राज्य का भविष्य कैसे बदलते हैं। हमारे जो पुराने नेता हुआ करते थे, गांधी जी थे, अन्य थे, वो राजनीति के साथ साथ अपने अनुभवों के लिए आधार पर इतिहास के लिए कुछ लिख के छोड़ जाते थे।
इस दौर में आपने भी इतिहास बदला है और कभी ना कभी जब समय निकला करे तो इसको लिखना भी आरंभ कर दीजिए, क्योंकि अध्ययन की दृष्टि से मैं मानता हूं, शोध की दृष्टि से अंग्रेजी में एक शब्द है टर्न अराउंड। हारी हुई बाजी को जीत में बदल देना है। मध्य प्रदेश की कहानी वो टर्न अराउंड स्टोरी है जो भारत के विकास के मॉडल के लिए बहुत आवश्यक है। कई राज्य हैं दक्षिण के, कई राज्य हैं पश्चिम के, उत्तर में भी है पंजाब हरियाणा, जिनको ऐतिहासिक दृष्टि से भी एक लाभ था। उनका मॉडल उद्योग का था, ऊपर से नीचे तक जो आमदनी होती थी उसके माध्यम से गरीब लोगों की सहायता के लिए योजना बनाते थे। हर राज्य का इस देश में अपना मॉडल होगा, कहीं वो ऊपर से नीचे वाला मॉडल सफल होगा, कहीं नीचे से ऊपर खड़ा करने वाला मॉडल होगा। और पिछड़े राज्य के लिए आपने ये जो मॉडल खड़ा किया है और ये 24 घंटे जो आप बिजली अब दे रहे हैं, ये कृषि में सुधार हुआ, अर्थव्यवस्था के ढांचे में सुधार हुआ। अब मैं देख सकता हूं दीवार के ऊपर लिखा है कि मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के हिसाब से एक औद्योगिक क्रांति अगला दौर होगा। हमारा सौभाग्य है हमारी पार्टी का कि हमें नेतृत्व ऐसा मिला है जिसमें हम सब कार्यकर्ताओं को जिनके ऊपर गर्व है, ईमानदारी और विश्वसनीयता भी है, एक नौजवान की ऊर्जा भी है, एक सहजता और सरलता भी है, एक कार्यकर्तापन भी है और अपने फुटप्रिंट्स, पांव की छाप छोड़ पाने जाने की एक इच्छा और ईमानदारी से वो इच्छा है। आज केवल बालाघाट जिले में 24 घंटे बिजली का आज से आपको मिलेगी, जीवन स्तर में परिवर्तन आएगा। कोई सरकारों को याद नहीं करता कि आप कितने साल सरकार में रहे हो। लोग सरकारों को याद करते हैं जब आपको अवसर मिला था तो आप करके क्या गए थे। यह जीवन में परिवर्तन जो आपके कार्यकाल में हुआ है, यह ऐतिहासिक है। हम आप सब आपका अभिनंदन भी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मुझे आप पे, आपके सहयोगियों पे, आपके अधिकारियों पर इस बात का गर्व है जिसके लिए मैं आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस ऐतिहासिक अवसर पर जुड़ने के लिए आपने मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। माननीय श्री को विकास को देखना है तो मध्य प्रदेश से आकर सीखे कि विकास कैसा होता है। क्यों ना हो, जिस राज्य का नेता शिव हो, शिव का राज हो और ऊपर से चौहान हो, जो कह दिया सो कह दिया, वो करके दिखाया। माननीय गौरीशंकर जी ने कहा कि आज हम मुख्यमंत्री जी से कुछ भी नहीं मांगेंगे, हम मांगेंगे कहां से, देने के लिए कुछ उन्होंने छोड़ा ही नहीं है, सब कुछ मध्य प्रदेश को दिया है। इस बात पे जोरदार तालियां बजाइएगा। और हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी आज समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं उन्हें ससम्मान आमंत्रित करूंगा कि वे अपनी भावनाओं को हम सब के बीच रखने की कृपा करें, मार्गदर्शन देने की कृपा करें। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन। बोलिए भारत माता की। बालाघाट में अरुण जी आए हैं, एक बार जोर से हो जाए। बोलिए भारत माता की।
मंच पर विराजमान राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष, और जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तब उनके नेतृत्व में कई मंत्रालय कुशलता से चलाने वाले, भारतीय राजनीति में एक दृष्टा जो कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी है, और सचमुच में जब हम उन तर्कों के साथ उन्हें सुनते हैं तो सीना गर्व से फूल जाता है। ऐसे हमारे उद्भट विद्वान आज बालाघाट जिले में पधारे हैं। माननीय अरुण जेटली जी, एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजा के अरुण जेटली जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। अरुण जी, राजनीति में मैं आपके मुंह पे प्रशंसा नहीं कर रहा, लेकिन मैं गौरवान्वित हूं, भारतीय जनता पार्टी गर्वित है कि आप जैसे नेता हमारे पास है। आपका बालाघाट में स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री बिजली की सौगात लेके आए आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, जो गौरी और शंकर दोनों एक साथ हैं। ऐसे हमारे पीएचई मिनिस्टर और सहकारिता मंत्री, वैसे शंकर आगे और गौरी पीछे हैं, भाभी जी भी साथ हैं। आदरणीय गौरी शंकर बिसेन जी, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय केडी देशमुख जी, इस जिले के प्रभारी मंत्री, सॉरी मैं अरुण जी को बताना भूल गया, आदरणीय नाना भाऊ माहौड़ जी, तीसरे मंत्री भी हमारे यहां मौजूद है, भाई नाना भाऊ माहौड़ जी। भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष उदय सिंह नटपुरे जी, हमारे लोकप्रिय विधायक साथीगण, बैयर से भगत सिंह नेताम जी, लांजी से रमेश भटेरे जी, परसवाड़ा से रामकिशोर कांवरे जी, डॉक्टर वैद्य जी, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष रमेश जी, अब मंच पर विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ साथी नेता पदाधिकारीगण, विद्युत विभाग के जो हमारे एमडीएस सुखवीर और उनकी पूरी टीम, आज मेरे मुख्य सचिव भी यहाँ आए हुए मध्य प्रदेश सरकार के परशुराम जी, यहाँ उपस्थित मेरे सभी आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माता और बहनों, भांजे और भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज अरुण जी आए हैं, लेकिन खाली हाथ नहीं आए, 24 घंटे बिजली देने की सौगात साथ लेके आए हैं। एक सपना था जो सच हो रहा है, एक संकल्प था जो पूरा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जब कार्यकर्ता के नाते मुझे मुख्यमंत्री की जवाबदारी सौंपी तो मैं लगातार सोचता था कि हे भगवान, क्या वो दिन भी आएगा जब मेरे प्रदेश की जनता को 24 घंटे बिजली मिल पाएगी। मैं जहां जाता था बच्चे मिलते थे, मुझे कहते थे परेशान है, रात में पढ़ नहीं पाते, एग्जाम सर पे आ गए, चिमनी में, लालटेन में, दिए में, डिब्बी में, उसकी रोशनी में जो पढ़ाई क्या करते थे। और तब मैं पूरी गंभीरता से सोचता था कि एक दिन मध्य प्रदेश में 24 घंटे बिजली लाना है। माननीय अरुण जी, एक जमाना था जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जनरेटर बिकते थे किसान की खेती के लिए, बिजली नहीं थी तो जनरेटर खरीदते ही थे कि नहीं, खरीदते थे कि नहीं। जनरेटर और इन्वर्टर, ये दो चीजें ऐसी हो गई थी कि हर घर में मिलती थी। व्यापारी इन्वर्टर की रोशनी में दुकान चलाने की कोशिश करते थे। एक दिन मेरे पास जनरेटर और इन्वर्टर वाले व्यापारी आए, कह रहे आपकी सरकार में सबका तो फायदा हो गया, लेकिन भैया हमारा बड़ा घाटा हो गया। अरे मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे साहब अब तो कोई ना जनरेटर खरीद रहा है और ना इन्वर्टर खरीद रहा है, आपने बिजली अच्छी दे दी लेकिन हमारा व्यापार इससे चौपट हो गया, जनरेटर का युग समाप्त हो गया। बहनों और भाइयों, हमारा किसान जो परिश्रमी है, जो मेहनती है, लेकिन कई बार खेत सूखे रह जाते थे, लोग प्यासे रह जाते थे। अब 24 घंटे बिजली होगी बहनों और भाइयों, घरों में 24 घंटे बिजली और खेती के लिए पर्याप्त बिजली। अंधेरे का युग मध्य प्रदेश से समाप्त हुआ बहनों और भाइयों, एक नए युग का प्रारंभ मध्य प्रदेश में हो रहा है। और यही सौगात देने आज अरुण जेटली जी पधारे हैं। लेकिन ये जो 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, ये केवल बिजली इसलिए नहीं बहनों और भाइयों कि ट्यूबलाइट जलाना है या हमें केवल बल्ब जलाना है। ट्यूबलाइट तो जलेगी, बल्ब तो जलेगा ही,
लेकिन इस बिजली के माध्यम से हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को हमको गतिमान बनाना है। जैसे अरुण जी कह रहे थे, बिल्कुल सोचा समझा फैसला है। जब मैंने शुरू में कहा 24 घंटे बिजली देंगे, तो मेरे मंत्रिमंडल के मित्र मुझे कहते थे, भाई साहब ये घोषणा मत कीजिए, ये असंभव है, ये हो नहीं सकता, कहां से दे दोगे। विद्युत विभाग के अधिकारी भी कहते थे, साहब असंभव है, नहीं हो सकता, पैसा कहां से आएंगे। मैं इनका असंभव शब्द शिवराज के शब्दकोश में नहीं है। जहां चाह होती है वहां राह को निकलना ही पड़ता है। और जब हमने पैसे की व्यवस्था की, राजेंद्र जी ने आंकड़े बताए, मैं सारे आंकड़े दोहराना नहीं चाहता। बिजली का उत्पादन बढ़ाया, एमपी जैनको के पावर प्लांट लगाए, अभी एक पावर प्लांट और खंडवा में हमारा तैयार है, उससे उत्पादन शुरू होने वाला है। सारणी से उत्पादन प्रारंभ हो जाए, प्राइवेट सेक्टर में पावर प्लांट आ रहे हैं। और बालाघाट के बहनों और भाइयों, 2014 में मध्य प्रदेश बिजली बेचने वाला प्रदेश हो जाएगा। आपको तो देंगे ही, लेकिन बगल में महाराष्ट्र है, क्या हालत है बिजली की बंबई में, क्या हालत है बिजली की नागपुर में, क्या हालत है बिजली की दिल्ली में, बाकी राज्यों में क्या हालत है। अब माननीय अरुण जी, और किसी राज्य को जरूरत पड़ेगी तो मध्य प्रदेश उनको बिजली देने का भी काम कर देगा, अपनी जनता को भी भरपूर, और हम देश की प्रगति और विकास में भी योगदान देंगे। इस बिजली से पूरी अर्थव्यवस्था बदलना है बहनों और भाइयों। आप कहोगे कैसे बदलेगी, तो दो तरीके से बदलेगी। एक, खेती को पर्याप्त बिजली मिलेगी, खेती को पर्याप्त बिजली मिलेगी तो फसल का उत्पादन बढ़ेगा। अभी माननीय अरुण जी बता रहे थे, मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। और मैं बालाघाट जिले के किसानों को भी बधाई देना चाहता हूं, आपका भी अभिनंदन करना चाहता हूं। कृषि विकास के मामले में पिछले साल मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 पर था, नंबर 1 पर 18.91%। अभी कांग्रेस के मित्र यहां कहते हैं कि वो तो झूठे आंकड़े दे दिए शिवराज ने। ये आंकड़े मानने वाले कौन है, तय करने वाले कौन है? तय करने वाली है भारत सरकार। प्रधानमंत्री मानते हैं नंबर 1, राष्ट्रपति मानते हैं नंबर 1, लेकिन अब कांग्रेसी भाइयों को समझ में नहीं आता क्या कहे। जब मीडिया के मित्र पूछते बताइए क्या कहना है, कि ऐसे ही आंकड़े दे दिए वो तो, ऐसे ही आंकड़े दे दिए वो तो। जब मैंने कहा 24 घंटे बिजली देंगे, तो कांग्रेस के लोगों ने कहा शिवराज सपनों का सौदागर है, वो तो सपने दिखाता है। मैंने कहा हाँ, मैं सपनों का सौदागर हूं, पहले सपने देखता हूं और उसके बाद जब तक वो पूरे नहीं हो जाते मैं चैन की सांस नहीं लेता, मैं आराम से नहीं बैठता। जो सपने नहीं देखेंगे वो क्या साकार, खाक क्या साकार करेंगे बहनों और भाइयों। और इसलिए अब खेती के लिए पर्याप्त बिजली होगी, हमारा कृषि उत्पादन बढ़ाए। इस साल भी माननीय अरुण जी एक और चमत्कार मध्य प्रदेश करेगा। यद्यपि ओले से, पाले से इस साल फसलों को बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन जो हमारे प्रारंभिक आंकड़े एस्टिमेट है वो ये बताते हैं कि पिछले साल की 19% ग्रोथ रेट पे वो 19 तो बरकरार रखेंगे ही, इस साल कम से कम 15% और हमारी कृषि विकास की दर बढ़ेगी बहनों और भाइयों। और 19 और 15 लगातार, यह शायद भारत के इतिहास में चमत्कार से कम नहीं होगा। हम खेती अच्छी करेंगे, लेकिन अब खेती से आगे बढ़ना है। अब केवल खेती से काम नहीं चलेगा, खेती हम सबका पेट नहीं भर सकती। खेती बट के इतनी घट गई है कि अब और जनसंख्या का बोझ खेती उठा नहीं पाएगी बहनों और भाइयों। मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपको निवेदन करना चाहता हूं, क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसलिए कि शिवराज जी मुख्यमंत्री बन गए तो लाल बत्ती की गाड़ी में सायरन लगाए हुए घूमे और लोग सलूट करें। अरे मैंने तो सलामी लेने बंद करवा दिया। अरुण जी पहले सलामी हुआ करती थी, कोई मंत्री जाते थे, मुख्यमंत्री जाते थे, पुलिस वाले बेचारे दिन दिन भर सर्किट हाउस में बैठते थे कि मंत्री जी आ रहे हैं, उनको सलामी देना है। हमने कहा यह व्यवस्था लोकतंत्र में प्रासंगिक नहीं है, राजतंत्र की व्यवस्था है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश में सलामी लेना ही मैंने बंद कर दिया। हमने कहा जनता की सुरक्षा करो, नेताओं को सलामी देने की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री या सरकार भारतीय जनता पार्टी की इसलिए कि हम लोगों की जिंदगी बदल दें। और जिंदगी कैसे बदलेगी? लोगों की आमदनी बढ़ जाए। इसलिए अरुण जी ने ठीक कहा, पहले मेरे दिमाग में यही था कि नीचे जो जनता है उसकी आमदनी हम कैसे बढ़ाएं। लगा के पहले सड़कों का जाल बिछाना पड़ेगा, तब खेती फायदे का धंधा पड़ेगा। लगा के पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस बालाघाट जिले में 52 थड़ी योजना, इस साल हमने उसकी नहरों से पानी देना शुरू कर दिया बालाघाट वालों। मध्य प्रदेश भर में मैं अरुण जी को बता रहा था 14 योजनाएं ऐसी थी सिंचाई की जिनका शिलान्यास या तो मुरारी जी भाई देसाई ने किया था या इंदिरा जी ने किया था। शिलान्यास हो गया, काम बंद पड़ा है। जब चुनाव आता था तो कांग्रेस के नेता एक पत्थर और गड़ा देते थे कि अब ये योजना पूरी होगी, अब योजना पूरी होगी।
पत्थर गड़े रह गए, लेकिन इन 7-8 सालों में सारी योजनाएं हमने पूरी कर दी। छोटी छोटी सिंचाई की योजनाएं बनाई, 1 साल में उनको पूरा किया। और एक चमत्कार मध्य प्रदेश में हुआ, कांग्रेस, अंग्रेज, राजा, नवाब सबने मिलाकर मध्य प्रदेश में जो सिंचाई की व्यवस्था बनाई, वो सिंचाई की व्यवस्था थी 7.5 लाख हेक्टर। और अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सिंचाई की क्षमता बढ़ी वो है 18 लाख हेक्टर। इस साल 24 लाख हेक्टर में हमने सिंचाई की और अगले साल 27 लाख हेक्टर में सिंचाई करेंगे। बालाघाट वालों, एक एक बूंद पानी का उपयोग करना है, कोई खेत सूखा नहीं रहने दिया जाएगा। बहनों और भाइयों, जहां बड़ी सिंचाई की योजना नहीं बनेगी वहां छोटी छोटी सिंचाई की योजना बनाएंगे। मेड़ बंधान, खेत तालाब, कपिल धारा के कुएं, कैसे भी किसान को पानी दे दो। पहली चिंता हमारी ये थी, किसान को पानी मिल जाए, सड़कें बन जाए, बिजली की व्यवस्था हो जाए। अब इसके कारण कृषि का उत्पादन बढ़ा। माननीय अरुण जी, खेती को फायदे का धंधा बनाने के लिए हमने तय किया हम अपने किसान को सुविधाएं देंगे। और इसलिए मध्य प्रदेश अकेला राज्य जिसने तय किया कि अपने किसान को, कांग्रेस के जमाने में कितने % ब्याज पे कर्जा मिलता था बताइए, जोर से बोल के बताइए। 14, 16, 18 हमने घटा के 9 किया, 9 से 7 किया, 7 से 5 किया, 5 से 3 किया, 3 से 1 किया। और अब 0% ब्याज पे किसान को कर्जा दिया जाता है। मुझे आसपास के मुख्यमंत्री पड़ोसी राज्यों का कर क्या रहे हो? 0%। क्या किसानों पे लुटाते ही चले जा रहे हो? गेहूं पे 100 रुपया, पहले 100 रुपया कुंटल बोनस देते थे, इस साल 150 रुपया कुंटल बोनस। और किसान भाइयों, यहां धान पैदा होता है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। धान पे पहले 50 रुपया कुंटल बोनस था, पिछले साल 100 रुपया कुंटल बोनस हुआ। और अगले बार जब धान लेके आओगे तो 150 रुपया कुंटल किसान को बोनस दिया जाएगा। धान का भी, धान और गेहूं दोनों बराबर होंगे, एक से किसी को पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। लोगों का शिवराज तो बांट रहा है, शिवराज तो बांट रहा है, ये बांटने से कोई मतलब है? लुटाता चला जा रहा है, लुटाता चला जा रहा है। और हमने कहा 100 साल से जो लुटता चला आ रहा है, 100 साल से जो लुटता चला आ रहा है, आज उस पर लुटाने का मौका आया है, तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? किसान का बेटा मुख्यमंत्री बना है, जाने तो किसान के हाथ में ज्यादा पैसा। और उनके हमने सीड रिप्लेसमेंट की दर बढ़ा के 30% कर दी। सॉइल टेस्टिंग के लिए हमने एक विशेष अभियान चलाया, अच्छे बीज उपलब्ध कराए, एक ने अनेकों सुविधाएं दी, उसके कारण कृषि का उत्पादन बढ़ा। और कृषि का उत्पादन बढ़ा तो जैसा माननीय अरुण जी कह रहे थे, उन्होंने बिल्कुल ठीक विश्लेषण किया, किसान की जेब में ज्यादा पैसा आया। किसान की जेब में ज्यादा पैसा आया तो बालाघाट के बाजार में जाओ, उसने सामान खरीदा, टीवी खरीदी, फ्रिज खरीदा, मोटरसाइकिल खरीदी, कपड़े खरीदे। और ये जब सब खरीदा तो राज्य का रेवेन्यू अपने आप बढ़ने लगा। हमने किसान की परचेजिंग पावर बढ़ाने का काम किया है। लेकिन बिजली के साथ साथ एक बात और आज मैं कहना चाहता हूं, कई किसानों ने मुझे बीच में कहा था कि भैया बिजली के बिलों से बड़े परेशान हो रहे हैं, लंबे लंबे बिजली के बिल आ रहे हैं। और कई बिल तो ऐसे कि उनमें क्या लिखा है हम समझ ही नहीं पाते हैं। और इसलिए बिल का भी फंडा मिटा ही दो, बोले तुम एक काम और करो। और इसलिए किसान भाइयों तय कर दिया कि बिजली में जो मीटर रीडिंग होती थी उसके कारण बड़ी दिक्कत होती थी। अब मीटर कभी रीडिंग कभी ज्यादा हो जाए, कभी कम हो जाए, कभी एवरेज बिलिंग आ जाए। अब एवरेज तो एवरेज है, अंदाज तो अंदाज है, जितना लिखा गया उतना लिखा गया। और इसलिए किसान भाइयों अब ये तय कर लिया है कि किसानों को अब मीटर रीडिंग के आधार पर बिल नहीं दिए जाएंगे, रेट फिक्स्ड कर दिए, फ्लैट रेट। किसान भाइयों साल भर में 1 हार्स पावर के 1200 रुपया दे दो और छुट्टी पाओ, कोई अलग से बिल तुम्हारे पास नहीं आएगा। ठीक है कि नहीं भैया? 1200 रुपया तो दे दोगे, चक्कर खत्म मीटर फीटर का। अच्छा 1200 रुपया प्रति हार्स पावर भी एक बार नहीं, साल में 2 बार। 2 फसल आती तो 2 बार ले लो। हर महीने तो आता नहीं किसान के पास, हर महीना कहां से देगा? तो भैया 6-6 महीने में देते रहो और खेल खत्म। फिर कुछ लोग मुझे और मिल गए कि भैया ये पुराने बिल बड़े लफड़े वाले हैं, जरा इनका भी तो कुछ सुलझाओ, पुराने बिल। और इसलिए हमारे चीफ सेक्रेटरी बैठे, हमने बात की कि 28 फरवरी तक के जितने बिल हैं अब उनका हिसाब किताब करो। और इसलिए किसानों एक और खुशी की खबर आपके लिए मिल गई होगी कि पुराने बिलों का लफड़ा भी हम मिटा रहे हैं। और मिटा कैसे रहे कि उन बिलों पे जितना सरचार्ज है वो सरचार्ज 100% माफ। और जो मूल बिल बचेगा, मूल बिल बिजली का, वो आधा किसान भरेगा और आधा किसानों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी सरकार के खजाने से शिवराज सिंह चौहान भरेगा। ठीक है कि नहीं? आधा तो दे दोगे भैया? सुरवीर चिंता मत करो, आधा मिल जाएगा, वसूली भी पूरी हो जाएगी।
बिजली का हिसाब किताब भी पूरा होगा और किसानों को भी घाटा नहीं होगा। हमारे किसान आगे बढ़े बहनों और भाइयों, ये जरूरी है। इसलिए खेती को पर्याप्त व्यवस्थाएं करने की हमने कोशिश की है। लगातार इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। हमको क्रॉप पैटर्न भी अब चेंज करना है, केवल धान और गेहूं की खेती नहीं, उसके साथ साथ बाकी फसलों का उत्पादन भी हमको करना पड़ेगा। उस दिशा में भी हम लगातार ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अब बिजली केवल इसलिए नहीं कि बल्ब जले या मोटर चले, बिजली इसलिए कि हम गांव की पूरी अर्थव्यवस्था को बदलना चाहते हैं। और ये अर्थव्यवस्था कैसे बदलेगी? माननीय अरुण जेटली जी कह रहे थे, एक तो बड़े उद्योग आए, बड़े उद्योगों के लिए हम प्रयत्नशील हैं। 27 नए औद्योगिक क्षेत्र हम बना रहे हैं। पुराने जितने इंडस्ट्रियल एरिया हैं उनमें उद्योगपति आ गए हैं। बालाघाट में भी हमने एमओयू साइन किए हैं, यहाँ भी उद्योग आएंगे, यहाँ बड़े उद्योगपति उद्योग लगाएं। एक मॉडल वो है जिस पर हम ध्यान देंगे। लेकिन मेरी एक और इच्छा है बहनों और भाइयों, और विशेषकर नौजवान बेटे और बेटियों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अब हम चाहते हैं कि गांव गांव में छोटे छोटे उद्योग, लघु और कुटीर उद्योगों का हम जाल बिछा दें बहनों और भाइयों। देखो, गांव को अगर बचाना है तो अकेली खेती नहीं बचा पाएगी, खेती के साथ बाकी धंधे हमको शुरू करने पड़ेंगे। अब दिक्कत कोई नहीं, सड़कों का जाल बिछ रहा है, बिजली पूरी रहेगी, पानी का इंतजाम हो रहा है। अच्छा, कई तरह की सुविधाएं मिलेगी जिनके विस्तार में नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन गांव में उद्योग क्यों नहीं? क्योंकि बिजली नहीं है। अब बिजली नहीं तो उद्योग कौन लगाएगा? उद्योग कैसे लगाएगा? अब जब गांव गांव में बिजली है तो मेरे नौजवान बेटे बेटियों, मैं तुमको आह्वान करता हूं कि तुम में से कुछ निकले जो ये तय करे कि हम अपना कुटीर उद्योग लगाएंगे, अपना लघु उद्योग लगाएंगे। जब मैंने बच्चों से ये बात कही तो मुझे कहने लगे, मामा जी कह तो ऐसे रहे हो जैसे उद्योग लगाना बड़ा आसान है, जाएंगे और लगा देंगे। अरे पैसे कहां से आएंगे? हम क्या बड़े उद्योगपतियों के पास पैसे कहां से आते हैं? कह ले मामा जी उनको तो बैंक फाइनेंस कर देता है। तो हम क्या तुम्हें भी बैंक फाइनेंस कर देंगे? बोले मामा जी जब उनके पास जाते हैं तो बैंक वाले कहते हैं फाइनेंस कहां से कर दें, पहले गारंटी लाओ, या तो मकान गिरवी रखो या खेती गिरवी रखो। और जब अपने माता पिता के पास जाते हैं कि मकान गिरवी रख दो, हमें वो धंधा शुरू करना है, काम धंधा, तो वो कहते हैं बुढ़ापे में मुश्किल से तो मकान बना पाए, अगर यही गिरवी रख दिया और तेरा उद्योग नहीं चला तो बुढ़ापे में सड़क पर और आ जाएंगे। हम नहीं रखते गिरवी भी, तुम्हें गारंटी हम नहीं दे सकते। तो बच्चों ने मुझे कहा कि मामा गारंटी कौन लेगा? हमने तय किया कि गारंटी शिवराज सिंह चौहान लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। बेटा बेटी, एक अभिनव योजना माननीय अरुण जी हमने बनाई, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। और उस योजना में तय किया है कि हम 25 लाख तक के लोन बच्चों को दिलाएंगे कुटीर उद्योगों के लिए। उनके बच्चों की काउंसलिंग भी करेंगे, उनको हम स्किल्ड भी बनाएंगे, उनको हम ट्रेनिंग भी देंगे। 25 लाख रुपए तक का लोन, और 25 लाख रुपए तक का लोन के लिए गारंटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। सरकार बैंकों से कह चुकी है कि हम गारंटर हैं, अगर बच्चे पैसा वापस नहीं दे पाए तो हम पैसा वापस देंगे। अब बैंकों को कोई दिक्कत है नहीं, पैसा वापस मिल ही जाएगा। लेकिन मुझे कुछ लोगों ने चेताया कि मत कीजिए मुख्यमंत्री जी ऐसा, ये बच्चे तो खा पी के निकल जाएंगे, पूरा का पूरा खजाना बैंकों में जमा करना पड़ेगा, ये वापस नहीं करने वाले। लेकिन मेरे बेटा और बेटियों, मुझे तुम्हारी क्षमता पर विश्वास है, भरोसा है, तुम में प्रतिभा है, तुम में योग्यता है, तुम में लगन है, तुम में कर्मठता है। अरे कौन नौजवान नहीं चाहेगा कि उसका काम धंधा अच्छा चल जाए? एक बार खाने के बजाय अगर उसका काम चल निकला तो जिंदगी भर की सारी दिक्कतें समाप्त हो जाएगी। खुद को तो रोजगार मिलेगा ही, साथ में 4 बच्चों को और अपने गांव में रोजगार दे देगा। मैं ये चाहता हूं बेटा बेटियों, और मुझे खुशी है कि आज बालाघाट में भी ऐसे 100 नौजवानों की सूची बनी है जिनका लोन स्वीकृत हो चुका है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का 1 साल में 1 लाख बेटे बेटियों को हम उद्योगों से जोड़ना चाहते हैं, लघु और कुटीर उद्योगों से, और 5 साल में 5 लाख बच्चों को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। बहनों और भाइयों, ये बच्चे गांव गांव में मेहनत करेंगे, गांव की अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाएंगे, इनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, ये गांव की आर्थिक स्थिति सुधारेंगे। गांव हमको और बनाना, हम शहर को बढ़ने से नहीं रोक रहे, लेकिन गांव में जो लोगों को रोजगार मिला है उनके रोजगार धंधे चलते रहें। और इसलिए एक और योजना बनाई हम लोगों ने, आपकी जानकारी में होगी। हमने गांव के जितने कारीगर हैं, हमारे बढ़ई, हमारे लोहार, हमारे कुम्हार, हमारे सुनार, हमारे सुतार, हमारे टेलर, हमारे नाई, हमारे मोची, हमारे बसोड़ बांस का काम करने वाले, इनके धंधे ठप हो रहे थे गांव में, इनके काम धंधे ठप हो रहे थे। मुझे जैत का उदाहरण बार बार मेरे गांव का याद आता है। मुझसे कुछ नौजवान अपने गांव के मिलने पहुंचे तो मैंने पूछा क्यों आए हो? कहले साहब भाई साहब बाल कटवाने आए थे, सोचा आपसे भी मिल सके। जिनका बाल कटवाने भोपाल 100 किलोमीटर दूर, अपने गांव में ही अपने भैया अच्छा बाल बनाते थे,
वहां क्यों नहीं बनवाए? कहले साहब मजा नहीं आता, वो पेटी लेके गांव भर में घूमते हैं और फट्टा बिछा देते हैं और उस तरह निकालते हैं, पत्थर पे घिसते हैं और हजामत करने बैठ जाते हैं। अब ओल्ड मॉडल हो गया भाई साहब, इसमें मजा नहीं आता बोले, इसलिए हम तो भोपाल जाके बनवा लेते हैं। मेरे दिमाग में तत्काल आया, ऐसे तो गांव के सारे नाई बेकार हो जाएंगे, कारीगर बेकार हो जाएंगे। हमने अपने नाई भाइयों की पंचायत बुलाई और मैंने उनसे कहा कि अच्छे से क्यों नहीं करते? कहले काहे में करे साहब, एक तो थोड़ी सी ट्रेनिंग दिलवा दो, शहरों में पता नहीं कौन कौन से कट चल जाते हैं, फलाना कट और ढिमका कट, अब वो कट हमको नहीं आते, हमको थोड़ी ट्रेनिंग मिल जाए तो हम स्किल्ड हो जाएंगे। और ट्रेनिंग के बाद कहला पेटी एटी हम रख के घूमते तो कोई नहीं हमसे बाल कटवाता, अब तो आप 50,000 रुपया दिलवा दो तो अच्छी कुर्सी खरीद लें, दुकान में लगा लें, पंखा हो, कुर्सी में बटन हो, बटन दबाए तो कुर्सी पीछे हो जाए और उसमें मुंडी रख के नौजवान हमसे बाल कटवाए तो मजा आएगा, नहीं हमसे कौन बाल कटवाएगा। और सचमुच इस बात को मैंने गंभीरता से लिया और इसलिए जितने कारीगर हैं हमारे, उन कारीगरों के लिए योजना बना दी, 50,000 रुपए तक का लोन मिलेगा और मार्जिन मनी जो पहले जमा करनी पड़ती है उनका हमारे पास तो ना मार्जिन है ही नहीं, तो मनी कहां से लाएं? तो हमने ये भी तय कर दिया कि मार्जिन मनी भी भारतीय जनता पार्टी सरकार के खजाने से हम उनकी जमा करेंगे और उनको लोन दिला के, मानिए अरुण जी ग्रामीण हाट बना रहे, गांव में बाजार, गांव में 8-10 दुकानें एक बाजार में होगी, एक नाई भैया की, एक धोबी भैया की, एक हमारे मोची भैया की, एक हमारे बसोर भैया की, एक लोहार की, एक कुम्हार की, एक सुनार की। अरे 53,000 गांव है, एक गांव में 10-10 को हमने जिंदा कर दिया रोजगार की दृष्टि से, तो 5 लाख से ज्यादा लोग रोजगार पा जाएंगे बहनों और भाइयों, और उनकी जिंदगी तबाह और बर्बाद नहीं होगी। ऐसी अर्थव्यवस्था गतिमान होगी। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, गांव के काम, ये काम जिंदा हो जाए तो नौजवान भी आगे बढ़ जाए और हमारी जनता भी आगे बढ़ जाए, आमदनी बढ़ेगी तो बाकी काम अपने आप हो जाएगा बहनों और भाइयों। और इसलिए जब बिजली है तो नाई भैया कोई पंखा थोड़ी चलेगा, बटन दबाएगा पंखा अपने चलेगा। अब लोहार भैया धोखनी चलाते रहते हैं, बटन दबाएंगे और शुरू हो जाएंगे। कुम्हार भैया चाक से घुमाते, वो लठिया से घुमाते हैं चाक, अब बटन दबाए और अपने आप घूमने लगेगी। वो एकदम क्रांतिकारी परिवर्तन होगा बिजली के कारण। और इसलिए धीरे धीरे ऐसे उद्योगों का जाल बिछ जाएगा और मध्य प्रदेश खड़ा हो जाएगा। तो केवल खेती नहीं, खेती के साथ साथ उद्योग, लघु और कुटीर उद्योग, कारीगर, उनको जिंदा करने का काम करेंगे। लेकिन केवल इतने ही नहीं, मैं गरीब बहनों और भाइयों से भी कहना चाहता हूं, तुम्हारी जिंदगी भी बदलेंगे बहनों और भाइयों। अरे तुम्हें भी जीने का हक है। माननीय अरुण जी, अपनी संस्कृति में एकात्म मानव दर्शन में यह बात कही गई है कि जिसमें जितना सामर्थ्य हो उतना कमाए। हमारे यहाँ धन अर्जित करने को बुरा नहीं माना गया, नैतिक तरीकों से, अनैतिक से नहीं। कोल घोटाला करके कमाओ ये हमारा नहीं कहना, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से जितना कमा सकते हो कमाओ, वो कमाए। लेकिन जिसको जितनी जरूरत है उतना उस पर खर्च भी जाए। और इसलिए ग्रोथ रेट केवल इसलिए मध्य प्रदेश के गरीब बहनों और भाइयों को एक नहीं, उनके कल्याण के लिए कई योजनाएं। खेतों में काम करने वाले, शहरों में काम करने वाले मजदूर हो, हाथ धेड़ा धकाने वाले हो, साइकिल रिक्शा चलाने वाले हो, हमाली करने वाले हो, घरों में कामकाज करने वाली माताएं बहनें हो, इन सब के लिए कई योजनाएं। तो कॉमन नंबर 1, इनके बच्चों को पहली क्लास से पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। मेरी बहनों, मैं चाहता हूं हमारा हर बेटा बेटी पढ़े, बिना पढ़े लिखे कोई नहीं रहे। उनमें क्षमता है, उनमें प्रतिभा है, वो पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। किसी बच्चे को हम अनपढ़ नहीं रहना देना चाहते। और इसलिए पहली से लेकर 12वीं क्लास तक किताबें आपको नहीं खरीदना। सरकारी स्कूल में बच्चे जितने जाएंगे, माता पिता किताब नहीं खरीदेंगे। अरे मामा मुख्यमंत्री तो माता पिता पे भार थोड़ी आने देगा, किताबें खरीदेंगे और बच्चों तक पहुंचाएंगे। यूनिफॉर्म उनको चाहिए, उसके पैसे उनके अकाउंट में जमा कर रहे हैं माता पिता के नाम पे, ताकि बच्चों की यूनिफॉर्म बन सके। दूसरे गांव जाएंगे तो बेटी जाएगी साइकिल पे बैठ के, लेकिन बेटे मुझसे कहते थे मामा तो हमारे भी हो, लेकिन ध्यान केवल भांजियों का, मामा हमारा नंबर कब आएगा। तो पिछले साल से हमने तय कर दिया भांजियों को भी साइकिल दी जाएगी। अब भांजे साइकिलों पे बैठ के जाएं। एक नहीं, कई तरह की स्कॉलरशिप की योजनाएं। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए अलग स्कॉलरशिप की योजना। 12वीं में जो अच्छा टॉप करे, 85% नंबर आए, लैपटॉप देने की योजना। 12वीं में गांव में कोई भी बेटी अगर प्रथम श्रेणी में पास हो जाए तो गांव की बेटी कहलाए। कॉलेज की पढ़ाई के लिए हर साल और 5,000 रुपया पाए। और बेटियों की तो चिंता ही मत करना, और बड़ी हो जाए तो शादी भी हम करेंगे।
शादी में भांजी के कर्जा थोड़ी लेने देंगे। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री निकाह योजना, एक नहीं कई, मैं गिनाना नहीं चाहता, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ जरूरी है, मैं चाहता हूं। और इसलिए अगर बड़ी पढ़ाई भी कराना है, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेरे आदिवासी बेटा बेटी भी अगर मेडिकल और इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो सरकारी स्कूल में, तो सरकारी कॉलेज में तो उनकी फीस बहुत कम है ही नहीं लगभग, लेकिन प्राइवेट में कई बार दिक्कत आती है। हमने उनके लिए उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना बना दी। हमने बैंकों से कहा बच्चे मेडिकल कॉलेज में, इनको पढ़ने के लिए पैसा दो, गारंटी हम लेंगे, बच्चे वापस नहीं करेंगे, पैसे हम वापस करेंगे। और इसलिए बेटा बेटियों, उच्च शिक्षा प्राप्त करना तो घबराना मत, एजुकेशन लोन मिलेगा, कलेक्टर संबंधित अधिकारी मदद करेंगे। और वो पैसा कब वापस लौटाना है तुम्हें? नौकरी लगने के 6 महीने बाद किस्तों में देना शुरू करना है, 15 साल की किस्तों में। और जब किस्तों में तुम पैसा जमा करोगे तो मूलधन ही जमा करना है। में जरा बच्चों को और प्रवीण करना है। माननीय अरुण जी, इसी साल हमने फैसला किया है सभी आदिवासी इलाकों में एक इंग्लिश मीडियम का स्कूल हमने इसी साल प्रारंभ कर दिया है। अंग्रेजी में भी हम हिंदी के पक्षधर हैं, राष्ट्रभाषा हम नहीं भूलेंगे, लेकिन अंग्रेजी का ज्ञान भी चाहिए, उससे हमें कोई विरोध नहीं है, उसकी भी हम कोशिश करेंगे। हमारे बच्चे दुनिया में कहीं भी कंपटीशन में टिक सके, देश में कहीं भी कंपटीशन में टिक सके, इसकी व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी। इसलिए बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, गरीब आदमी अगर बीमार हो जाता था तो आप सब जानते हैं बहनों और भाइयों, इलाज की कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी। अरे इलाज करवाने का अधिकार तो सबका बुनियादी अधिकार है। हमने तय कर दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर योजना बनाई है, निःशुल्क दवा वितरण योजना। अब सरकारी अस्पतालों में जो जाएगा, पहले तो जाते थे तो मेडिकल स्टोर के लिए बिल बन जाता था, डॉक्टर पर्चा लिख देते थे, 1000, 2000, 500 रुपया लगते थे। लेकिन अब ये तय कर दिया है सरकारी अस्पताल में जो जाएगा उसको फ्री दवाई दी जाएगी। बहनों और भाइयों, दवाई के पैसे नहीं लगेंगे, गरीबों को इलाज ढंग से मिल जाए, पैथोलॉजी टेस्ट ठीक से हो जाए, वो भी फ्री में होंगे। और ज्यादा भी पैसे खर्चा करना पड़े तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान की राशि 2 करोड़ से बढ़ा के मैंने 60 करोड़ रुपया कर दी। कांग्रेस के लोग चिल्लाए 2 करोड़ के 60 करोड़ कर दिए, हमने कहा 600 करोड़ भी करना पड़े तो करेंगे, लेकिन गरीब बिना इलाज के मरने नहीं दिया जाएगा। बहनों और भाइयों, ये वेलफेयर स्टेट है, ये कल्याणकारी राज्य है। जिनके पास क्षमता नहीं है उनको पूरी मदद और सहायता भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। सस्ता भोजन मिल जाए, किसी को लग सकता है बांट रहे हैं, अभी तो 3 रुपया किलो गेहूं है, लेकिन बहनों और भाइयों मैं जरा गुना भाग कर रहा हूं। अगर ठीक ठाक मामला बन गया तो इतना सस्ता गेहूं खिलाएंगे कि 1 दिन की मजदूरी में महीने भर का गरीब का राशन आ जाएगा और महीने भर आराम से वो खाएगा। बाकी जो पैसे बचेंगे उसको बाकी विकास के काम में लगाएगा। उसकी परचेजिंग पावर, उसकी खरीदने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। समाज के हर वर्ग के कल्याण के योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है। और मैं फिर कहता हूं, जैसे माननीय अरुण जी ने विश्लेषण किया है की चोट, ये कहता हूं उनका विश्लेषण पूरी तरह से परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो जनता अपने आप संपन्न होगी, जरूरतों को पूरा करेगी और अर्थव्यवस्था अपने आप वाइब्रेंट बनती जाएगी। सब वर्गों का कल्याण समाज के। अब एक दिन बुजुर्गों ने कहा हमारी पंचायत भी बुला ले बेटा, तो हमने बुजुर्गों की पंचायत बुला ली। बुजुर्गों की पंचायत बैठी, मैंने पूछा बुजुर्गों से बताओ आपके लिए क्या करूं। तो एक बुजुर्ग का बेटा हमें तो ढंग से भोजन ही घर में नहीं मिल रहा। अब कुछ ऐसे नालायक होते हैं जो माँ बाप को भोजन नहीं देते ढंग से, तो हमने तत्काल तय किया कि जहां एक गांव में 2, 4, 5 ऐसे बुजुर्ग निकले उनको मध्याह्न भोजन में ही उनका भोजन बनवाया जाएगा, स्कूल के मध्याह्न भोजन के साथ, ताकि उनको भोजन मिल जाए। लेकिन एक कानून भी हमने बना दिया और वो कानून ये है कि अपने पास पैसा होने के बाद भी कोई अपने माता पिता को भोजन नहीं कराएगा तो 3 महीने के लिए उसको जेल भिजवा दिया जाएगा। बोलो ठीक है कि नहीं? आप इतना नालायक अगर कोई माता पिता को भोजन नहीं कराए तो जेल ही भेजना चाहिए उसको। लेकिन ज्यादा भेजने नहीं पड़ेंगे, 2-4 को भेजेंगे तो बाकी दर में ही सही हो जाएंगे। माता पिता भोजन करें। लेकिन एक बुजुर्ग का बेटा तीर्थ यात्रा तो और करवा दे, मैं चक्कर में पड़ गया तीर्थ यात्रा कैसे करवाऊं। अब लोगों को लगता है कि ये भी कार्यक्रम कैसा है, लेकिन बुजुर्गों अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, राम भी मिलेंगे और रोटी भी मिलेगी, चिंता की जरूरत नहीं है, भोजन भी मिलेगा। और तीर्थ यात्रा के लिए हमने 17 स्थान तय किए। 60 साल से ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं उनके लिए बद्रीनाथ धाम, रामेश्वरम, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी, शिरडी के साईं बाबा, तिरुपति बालाजी, वैष्णव देवी, काशी जी, अजमेर शरीफ, बेलंगड़ी चर्च,
अपना स्वर्ण मंदिर, एक नहीं ऐसे अनेकों स्थान हमने संवेद शिखर अनेक स्थान तय किए। 60 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है सरकार उनको रेल से तीर्थ यात्रा पे भेजेगी। ज्यादा आवेदन आएंगे तो लॉटरी निकाल के पहले जिनका नंबर आएगा पहले भेजेंगे, लेकिन जिनका नंबर नहीं आया वो घबराओ मत। जब तक शिवराज मुख्यमंत्री रहेगा तीर्थ यात्रा की रेलें चलती रहेंगी, लगातार तीर्थ यात्रा अपनी जारी रहेगी। अब बुजुर्ग तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। एक बुजुर्ग लेकर मुझे कहने लगे बेटा बद्रीनाथ धाम जाना है, हरिद्वार गंगा जी नहाने उतरे और वहां तो पानी तेज बहता उसी में सरक गए तो मैं इनका क्या करूं? बोले अरे और हिम्मत कर थोड़ी, एक आध जवान और साथ भेज दे। तो हमने तय किया कि 65 साल से ज्यादा की जो उम्र के बुजुर्ग हैं उनके साथ एक जवान तीर्थ यात्री भी सहायता के लिए भेजा जाएगा। बहन और भाई ये सरकार आगे बढ़ रही है। लेकिन आज अंत में मैं अपनी बहनों को बधाई देना चाहता हूं और अरुण जी मैं आज आपसे आज गर्व के साथ कहना चाहता हूं, मैं बालाघाट जिले को बहुत लाड करता हूं। लाड के कई कारण है, लेकिन एक कारण यह है कि यहां बेटा और बेटियों में जनता भेद नहीं करती। यहां बेटियों की संख्या बेटों से ज्यादा है। ये बालाघाट जिले है और इसलिए मैं सभी बहनों और भाइयों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि बेटी नहीं है तो फिर दुनिया ही नहीं है। इसलिए बेटी को भी बचाती हुई आगे चले। और सबसे अंत में ये सौगात देते हुए मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश अगर बनाना है तो अकेला शिवराज सिंह चौहान नहीं बना सकता, अकेले विधायक सांसद नहीं बना सकते, मंत्री नहीं बना सकते। आप सबको मध्य प्रदेश बनाने में अपना योगदान देना पड़ेगा। और मैं हमेशा कहता हूं योगदान क्या देना पड़ेगा? अपने गांव के स्कूल में हर बच्चा पढ़ने जाए, गांव स्वच्छ रहे, गांव में पीने का पानी रहे, गांव के पानी को बचाए, आंगनबाड़ी ठीक चले, विकास के काम ढंग से हो, कोई काम ऐसा ना हो जिससे गांव को और शहर को नुकसान हो। अपना प्रदेश बनाने के लिए आपको अपना गांव बनाने की आपकी ड्यूटी पूरी करनी पड़ेगी। उसके बिना हम प्रदेश नहीं बना पाएंगे। आप सबके सहयोग से ही मध्य प्रदेश बनेगा। बहनों और भाइयों, तो आइए मेरे साथ आप सब संकल्प लेकर मुझे कहिए कि मध्य प्रदेश बनाने में, हमारे गांव को बनाने में हमारा जो योगदान हो सकता है उस योगदान को हम जरूर पूरा करेंगे। और तब जब हम सब मिलकर लगेंगे तो मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ेगा। बोलिए आप सब मेरे साथ संकल्प लेने को तैयार हैं? सब तैयार हैं? बहनें भी तैयार हैं? सगा भैया वो सोते लगे हो तो बहनों और भाइयों उठाइए मेरे साथ दोनों हाथ और बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ दोनों हाथ उठा के बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक बार फिर अरुण जेटली जी का हृदय से स्वागत, धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। इसी क्रम में मैं आभार प्रदर्शन के लिए बुला रहा हूं बालाघाट के प्रथम नागरिक नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष माननीय रमेश रमलानी जी को। यहाँ अटल ज्योति के शुभारंभ के लिए यहाँ पधारे हमारे राष्ट्रीय नेता सम्माननीय अरुण जेटली जी, हमारे लाडले यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे ऊर्जा मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी, मैं समस्त मंत्री और इनका मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार, ये मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जिसका मैंने जिक्र किया, आज नौजवानों को 5 नौजवानों को प्रतीकात्मक रूप से माननीय अरुण जी के हाथों वो लोन दिलवाया जा रहा है। मुझे लगता है कि आज अरुण जी आए हैं तो ये बहुत बेहतर होगा, अरुण जी उनको बांटे। श्री अमित पांडे लांजी, केशर एवं वाहन के लिए 11 लाख, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लांजी। अमित हेजिब, अन्य पिछड़ा वर्ग लांजी, बुलेरो वाहन के लिए 8 लाख।